नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम एक नई शुरुआत यहाँ पे करने जा रहे हैं और वो नई शुरुआत जो रहेगी वो है अपना जो सेकंड ग्रेड भर्ती आने वाली है 2023 में। उसी में हम आज जो है एक नए अध्याय को लेके बात करेंगे और वो जो अपना रहेगा, सबसे पहले आपको मैंने सिलेबस से बताया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम 2018 में जो अपना जो RPSC ने जो पेपर लिया है सेकंड ग्रेड का, उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों का एक माइंड सेट हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो परीक्षा में आते हैं और हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकें। इसीलिए सबसे पहले 2018 का जो अपना पेपर लगा था उसको लेके हम बात करेंगे। फिर हम धीरे धीरे जो है एक एक टॉपिक को जो है वो लेके चलेंगे, सारी बातें करेंगे। एक दिन में सारा नहीं करना है, आराम से करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो अपना 2018 का जो पेपर है उसको हल करते हैं कि किस तरह के सवाल उसमें पूछे गए हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। भाई केवल हल नहीं है कि आप सिर्फ उसको देख लें, टिक लगा लें, ऐसा नहीं है। हर चीज़ जो है बढ़िया से समझाई जाएगी, ठीक है। देखिएगा, पहला सवाल यहाँ पे जो आया था कि इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था प्रयुक्त हुई है। विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताता है वो विशेषण कहलाता है। उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, उसमें एक है उत्तम अवस्था, ठीक है। तो उसमें देखिएगा, यहाँ पे पूछा है कि विशेषण की उत्तम अवस्था किस में है। तो उत्तम अवस्था का जो प्रयोग हुआ है जो है वो इसमें हुआ है कि हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार छात्र है, सबसे होशियार बता दिया। उत्तम अवस्था हो गई। उत्तम अवस्था किसी दो के बीच में तुलना करना या सभी के बीच में तुलना करके एक को सर्वश्रेष्ठ बता देना, वो आता है उत्तम अवस्था में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो टिक लगा लेना, साथ साथ में इसको बढ़िया से ध्यान में भी रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा हमारा जो सवाल है कि निम्नांकित में से अकर्मक क्रिया है। देखो, अकर्मक क्रिया और सहकर्मक में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सहकर्मक जो क्रिया होती है उसमें क्या किसे किसको लगा के जब क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। अब यहाँ तो वो सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो रही है। तो देखो, क्या लिखता है तो बनता है, क्या लिखता है ये बन जाएगा। क्या पढ़ता है तो वो भी बढ़िया सवाल बन रहा है। क्या नाचना, अब क्या नाचना नहीं बन रहा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है, ठीक है। क्या देखना, क्या देखा, क्या देखा मतलब हाथी को देखा, किसको देखो, क्या देखा, मतलब ये सवाल बनते हैं इन तीनों से। इससे नहीं बन रहा, इससे नहीं बन रहा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा जो 3 नंबर है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर तीसरे पे चलते हैं कि जो है यहाँ पे किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। द्विकर्मक का मतलब होता है जिस क्रिया में 2 कर्म, जिस वाक्य में 2 कर्म हो, 2 कर्म हो वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होती है। तो 2 कर्म वाला वाक्य इसमें से जो रहेगा कि लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक दी। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा है किसको दी? साथी को दी। किसको दी? साथी को दी। तो ये दूसरा हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है कि निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है जहाँ वाक्य में प्रेरणा देकर कोई कार्य करवाया जाए, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें प्रेरणार्थक क्रिया किस में नहीं है? देखो, हंसाना, देखो उसने हंसाने का काम किया। जगाना, भाई मोहन ने राम को जगाने का काम किया। लिखवाना, मैंने पाठ लिखवाया या लिखवाना जो भी है बनती है क्रिया। लेकिन भूलना जो शब्द है, भूलना से आप नहीं बना सकते। देखो उसने भूलना सिखाया, मतलब वो प्रेरणा नहीं दी। तो यहाँ पे भूलना जो क्रिया है, भूलना जो है वो सही नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया ये नहीं है। तो 4 ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 है कि निम्नांकित में क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण कौन से वाले में नहीं है, तो वो आपको बताना है। क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रिया की विशेषता बताना। तो क्रिया की विशेषता देखो, हाथों हाथ भी बता रहा है, एक का एक भी बता रहा है, चुपचाप ये भी बता रहा है, लेकिन अनगिनत जो है वो क्रिया विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर 6 है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सवाल बढ़िया से समझना, निपात भी पढ़ना पड़ेगा भाई, निपात भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि विकारी और अविकारी में लास्ट में निपात को हम पढ़ते हैं, वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो निपात किस में नहीं है? वह पढ़ाई कर रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है, इसमें कोई निपात नहीं है, बाकी सब में है। यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है,
और यहाँ पर भी दिया गया है, सब में है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अभी हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर जो रहेगा अपना 7वें नंबर का सवाल है भाई। चलिए ये रहा 7वें नंबर का सवाल कि पानी में थोड़ा बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द जो समुच्चय का बोध करवा रहा है वो कौन सा है? तो समुच्चय बोधक जो है वो दो जो वाक्य होते हैं उनको जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, पानी में थोड़ा बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ, एक वाक्य तो ये हो गया, और एक हो गया कि वह जल्दी ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे ताकि जो शब्द आया है ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। ताकि है यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द। चलिए अगला सवाल जो रहेगा हमारा सवाल नंबर 8 है कि निम्नांकित में संकेतार्थक वाक्य है। संकेतार्थक वाक्य कौन सा है? इसमें वो आपको बताना है जो संकेत करे, यानी ऐसा वाक्य जो किसी दूसरे की ओर संकेत करे वो होता है संकेतार्थक वाक्य। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा राइट उत्तर रहेगा कि यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊँगा। यहाँ पे ये जो है वो सही उत्तर रहेगा। यदि वह कहेगा, संकेत किया है, इशारा किया है। यहाँ पर देखो कोई इशारा नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा और यहाँ पर भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो संकेतार्थक 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है कि मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार, देखो एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। वाक्य के 2 भाग होते हैं, तो यहाँ पे उद्देश्य का जो विस्तार है वो यहाँ पे पूछा है। तो उद्देश्य का जो विस्तार है वो है यहाँ पे मोहन के दोस्त। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मोहन के दोस्त। ये सोहन की बात हो रही है लेकिन ये वाला जो है वो उद्देश्य का विस्तार बताया जा रहा है। चलिए सवाल नंबर 10 है कि इनमें से समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? समास की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। रात भर में देखो अव्यय भाव समास है, बिल्कुल सही है, यानी रात भर। तो रात भर जो है उसमें अव्यय भाव समास रहेगा। भूमिगत में देखो सही है, तत्पुरुष समास है, भूमि में गत। चराचर, चर और अचर द्वंद्व समास है, ये भी सही है। लेकिन प्रत्यारोप ये गलत है। प्रत्यारोप में कर्मधारय समास नहीं है। जब समास पढ़ाएंगे तब सबकी चर्चा हम करेंगे, अगर अभी करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? कौन से सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखो उत्तरोत्तर, उत्तर में उत्तर, ये पहला ही गलत आ गया। आगे देखिए नीति निपुण, नीति में निपुण। लघुतर, लघु है जो उत्तर, ये भी सही है। विवाहेतर, विवाह से इतर, ये भी सही है। ऑप्शन 1 नंबर जो है वो गलत रहेगा, तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ पे देखिएगा इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है वो आपको बताना है। योगी प्लस ईश योगेश बिल्कुल ही गलत है, ये वाला गलत है। सट प्लस आनंद सडानन, नव प्लस उड़ा नवोडा, वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु, ये सारे सही है। 1 नंबर ऑप्शन गलत है। चलिए सवाल नंबर 13 पे चलते हैं कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? अनु प्लस उपयोगी, अनु प्लस दात। तो इसमें देखो अन्न प्लस उपयोगी होता है, अनु प्लस उपयोगी नहीं होता है, ठीक है। अन्न प्लस उदात होता है, तो अनुदात भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन 1 नंबर ही हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अनु प्लस मान, अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस भव, अनु प्लस ऐषण और अनु प्लस भाव, अनु प्लस राग, ये सारे सही है। चलिए सवाल नंबर 14 पे चलते हैं कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस में उपसर्ग नहीं है भाई? उपसर्ग किस में नहीं है वो आपको बताना है। देखो परि प्लस अटन में परि उपसर्ग है। नकटा, नकटा में उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर 2 नंबर ही होगा। संकल्प, सम उपसर्ग है, हम उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, तो 2 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 है कि इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ये प्रत्यय का प्रयोग जो है वो भारत प्लस ये, भारतीय में देखो ये यहाँ पे है, ना कि यह प्रत्यय। महात्म्य में यह है, सौंदर्य में यह है, आदित्य में यह है, लेकिन यहाँ पर ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए
आगे बढ़ते हैं 16वें सवाल पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। राक्षस का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखो धनुज यानी राक्षस होता है, मनुजाद भी राक्षस को कहते हैं, यायावर घूमने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 नंबर हमारा सही उत्तर रहेगा। 4 नंबर दानव यहाँ पे पर्यायवाची है राक्षस का। अगला सवाल है कि रिजु शब्द का पर्यायवाची है। रिजु शब्द का पर्यायवाची जो रहेगा वो है सीधा। रिजु का मतलब होता है सीधा, भंगूर, ये वक्र ये नहीं है सारे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 18 है कि सघन का विलोम शब्द है। सघन का सीधा सा है, सघनीय का विलोम क्या होगा, विरल होगा। सघन यानी घना, विरल यानी छितरा हुआ, ठीक है। अचल पृथ्वी को कहते हैं, जटिल गहन ये नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 19 जो रहेगा, कहाँ पे गया, ये रहा 19वां सवाल है कि किस विकल्प में विलोम युग्म है। सही विलोम युग्म किस में है भाई, है वाला बताना, नहीं वाला नहीं बताना। सुरती विरती ये सही उत्तर रहेगा। आकुल का व्याकुल, कटु का तिक्त नहीं होगा, हताश का निराश। हताश निराश तो एक ही है, कटु और ये मेल ही नहीं खा रहा ना, आकुल व्याकुल ये भी नहीं खा रहा ना। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंध नहीं है। पंख कहते हैं कीचड़ को, दलदल को, किसको कहते हैं, लेकिन पंचक नहीं है। पाप कीचड़ी होता है, पंख ही होता है। ये 3 सही है, यहाँ पे ये अलग है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 21वां सवाल कि इनमें से किस विकल्प में चपल चपला शब्द का युग्म सही अर्थ है। चपल, चपल यानी होता है चंचल, चपल यानी क्या होता है, चंचल होता है, और चपला यानी होता है बिजली। तो चंचल बिजली किस में है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 नंबर वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। कुल का नाश करने वाला जो होता है वो कहलाता है कुलांगार। तो कुलांगार ये पहला ही ऑप्शन सही उत्तर रहेगा, कुलांगार ही रहेगा, ठीक है। कुल केतु वो तो बढ़िया वाला रहेगा, कुल की केतु के समान, ध्वजा के समान। सवालों को देखना है कि किस तरीके से सवाल जो है वो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। 23वां सवाल है कि निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध गलत शब्द आपको छांटना है। विद्वता बिल्कुल सही है, जीर्ण शीर्ण बिल्कुल सही है, प्रतिद्वंदी भी सही है, लेकिन मल्ल युद्ध जो है वो सही नहीं है, आधा लय और आएगा। तो ऑप्शन 4 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 24वां सवाल है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। सभी शब्द शुद्ध जो है वो किसके हैं भाई, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। सिद्ध हस्त में सिद्ध हस्त होता है, ये गलत है इसमें। हितैषी और प्रशस्त ये सही है, तो ऑप्शन 3 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उद्दंड सर्वोपरि, सर्वोपरि तो उद्दंड ये सही नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर इसमें 3 सही रहेगा भाई। आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर हमारा जो रहेगा 24 हो गए ना, 25वें पे चलते हैं सीधे। 25वां जो सवाल है कि निम्नांकित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है भाई, शुद्ध शब्द बताइए जल्दी, शुद्ध शब्द कौन सा है। मद्देनजर बिल्कुल गलत है। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त सही है भाई, तंदुरुस्त सही है। बावजूद ये गलत है, और ये सूझबूझ ये भी गलत है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 26 पे चलते हैं कि निम्नांकित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य छांटना है। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, ये ही गलत है। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए, ये वाला ही गलत है। आगे वाला सही है, देखिएगा। बच्चे छत पर उछल कूद कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। शहर भर में अफवाह तेजी से फैल गई, ये भी सही है। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, तो नौजवानों को आगे आना चाहिए, सीधा ही लिख दिया। युवकों को लगाने की क्या आवश्यकता थी, तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 27वां सवाल है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य फिर पूछा है इसमें से। तो देखिए, भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, तो यहाँ पे यही गलत है। बताऊंगा कैसे। मुझे बहुत प्यास लगी है, ये सही है। महेश अनेक कलाओं में दक्ष, ये भी सही है। इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है, ये भी सही है। भ्रमर पुष्पों के परागों को, देखो सीधा ही लिख सकता था, भ्रमर परागों को चूसता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। आगे वाला सवाल है कि अत्यधिक गुस्सा आना के लिए सही मुहावरा है। अत्यधिक गुस्सा आना मुहावरा क्या होगा, खून खोलना, तो खून खोलना 2 नंबर में है, तो 2 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 29 से 32 के जो आंसर्स हैं उनको भी हम देखते हैं, पढ़ लेना आराम से। अभी पढ़ देते हैं कि भाई सारा जीवन नप चुका, कहे तो वह दास्ता प्रचारक है। नर के विवेक का शत्रु, मनुज की मेघा का संहारक है। जो कहे सोच मत स्वयं बात, जो कहूँ मानता चल उसको। नर की स्वतंत्रता के मणि का तू कह, अराती प्रबल उसको। नर के स्वतंत्र चिंतन से जो डरता, कदर ये अविचारी है। बेड़ियाँ बुद्धि का जो देता, जुल्मी है अत्याचारी है। तो यहाँ पर देखिएगा, मेरा पढ़ाओ ये पहले, अभी दोबारा से आपको भी पढ़वा दिया है। दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके जो देख लीजिएगा एक बार से।
तो देखिएगा आराती शब्द का अर्थ है आराती, आराती कहते हैं शत्रु को, किसको कहते हैं? शत्रु को कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि उक्त पद्यावतरण का केंद्रीय भाव आपको बताना है। तो केंद्रीय भाव है सोचने विचारने की जो स्वतंत्रता ना, 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी 30 नंबर का सवाल किया, 31वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 31वां जो क्वेश्चन है वो रहेगा कि दासता प्रचारक कौन है? दासता प्रचारक जो है वो कौन है? तो वो है विकास की संभावनाएं नकारने वाला जो है वो दासता का प्रचारक माना जाता है। अगला 32वें नंबर का सवाल है कि स्वतंत्रता की उपमा किससे दी गई है? स्वतंत्रता की उपमा किससे दी गई है? तो वो मणि से दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर इसमें रहेगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सी ऐसी? देखो संथाली है, बिल्कुल है, नेपाली भी है, उर्दू भी है और भोजपुरी नहीं है। कौन सी नहीं है? भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 34वां सवाल है कि अभ्यर्थना पाठ के अनुसार भामाशाह अलंकरण किसके द्वारा दिया? देखो जो अपना 29 से 32 क्वेश्चन ही अपने उसमें से थे, जो अपना यहाँ पे पद्यावतरण था, पद्य वाला जो भाग था, उसमें सिर्फ 29, 30, 31, 32 ये 4 ही सवाल उसमें से पूछे गए थे। 32 तक था। 33वां सवाल हमने जो पढ़ा है अभी वो अलग तरीके से आया है, ठीक है। तो 4 सवाल आपके पद्य भाग से आने ही आने, ये श्योर है, आप मान के चलिएगा उसको। तो 34वें नंबर का जो सवाल है कि अभ्यर्थना अनुसार भामाशाह अलंकरण किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन 4 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा कि भोला राम का जीव कहानी का व्यंग्य विषय क्या है? तो ये तो सवाल आगे शायद ये पार्ट हटा दिया गया है, भोला राम का जीव वाला, क्योंकि बुक्स वगैरह हमारे नहीं है, 9 से जो है वो बुक्स वगैरह नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं इसको, ज़्यादा समय इसमें नहीं करेंगे। तो इसमें जो था वो शासकीय लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरता जो है वो इसमें सही रहेगा। युवाओं से जो निबंध है वो किस शैली में लिखा गया है? तो वो संबोधन शैली में लिखा गया है। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर आगे जो रहेगा अपना कौन सा है अभी 37वें नंबर का कि तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचय ही सुजान। दोहे में निहित भाव है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, दोबारा से जरूर आएगा ये सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर इसका जो रहेगा वो परोपकार की भावना रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट उत्तर है। आगे देखिएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है, ये अपने सिलेबस में है वर्तमान में, तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हिम तरंगिणी जो है वो इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दीपदान का केंद्रीय पात्र है, दीपदान का केंद्रीय पात्र जो है वो है अपने जो है क्या नाम है इसका, पन्नाध्याय। दीपदान जो है उसमें पन्नाध्याय जो है वो मुख्य पात्र माना जाता है। अगला सवाल है 40वें नंबर का कि पूजन काव्यांश श्याम नारायण पांडे की किस रचना से लिया गया है? पूजन लिया गया है हल्दी घाटी से। ऑप्शन 2 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राजियारा सोरठा पाठ में राजिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राजियारा सोरठा राजिया प्रयुक्त हुआ है कवि के सेवक के लिए। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू और आज झमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, ये पाठ हटा दिया गया है। इस काव्यांश में तंबू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो तंबू शब्द जो है वो यहाँ पे शायद बादलों के लिए होगा। हाँ 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर रहेगा, बादलों के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर जो भी रहेगा अपना, सवाल नंबर है अपना 43वां सवाल। 43वें नंबर का प्रश्न है कि एक अद्भुत अपूर्व शोपन निबंध में किस विषय का वर्णन है? ये पार्ट भी हटा दिया गया है, कारण क्योंकि 9 से 12 की जो बुक्स हैं वो हटा दी गई हैं। तो वर्णन है, तो यहाँ पे 43वें का सही उत्तर जो होगा वो होगा नाम और यश की जो लालसा है उसका है, ठीक है। ईदगाह है कहानी, ये भी प्रश्न हटा दिया गया है, ये पार्ट हटा दिया गया है। ईदगाह कहानी का केंद्रीय पात्र जो था वो हामिद था। ऑप्शन 1 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 45वां है कि लोक संत दादू दयाल पाठ के अनुसार दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ये अभी वर्तमान में है, तो उन्होंने की थी पर ब्रह्म संप्रदाय की। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को छांटना है तो पहला ही हो गया कि ये घटना प्रधान एकांकी है, 1 नंबर इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। असत्य कथन छांटना है तो ये घटना प्रधान एकांकी नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा सवाल नंबर 47 है कि विष पिया अमृत दिया निबंध किस चरित्र नायक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उद्घाटित करती है? 47वें नंबर का सवाल है। सही उत्तर इसका जो रहेगा वो रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उन्होंने पिया था, ये पाठ हटा दिया गया है वर्तमान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो रहेगा सवाल नंबर जो है
कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, काव्य पंक्ति में जीर्ण पत्र से क्या अभिप्राय है? जीर्ण पत्र का है, जीर्ण पत्र जो रहेगा इसमें वो है सड़ी गली जो परंपराएं हैं उनको कहा गया है जीर्ण पत्र। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 49वें नंबर का सवाल है कि मीरा काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मीरा काव्य से संबंधित कौन सा सही नहीं है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ जाएगा जरूर। इसमें संयोग श्रृंगार का विशद वर्णन है, विशद वर्णन नहीं है भाई, तो गलत है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन। माधुर्य भाव की प्रधानता इसमें रहती है, स्वानुभूति और आत्मनिवेदन इसमें रहता है, और श्रुति मधुर तो है ही भाई, है ना, मीरा का जहाँ पे नाम आ जाता है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बोराय जग इही पाए बोराय। तो अभिप्रेत अर्थ आपको बताना है, तो अर्थ इसका जो रहेगा वो है धन दौलत पाने मात्र से आदमी बावड़ा हो जाता है, ये सही बात है। बाकी सारे ऑप्शन ऊपर वाले धतूरे में बहुत नशा होता है, ये गलत है। वास्तविक जो अर्थ है वो 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला है कि बाबूजी चतुर सिंह जी का संबंध किस राज परिवार से है? बाबूजी चतुर सिंह का जो संबंध है वो मेवाड़ से है, ऑप्शन 4 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या की तुलना किससे की है? सुमित्रानंदन पंत ने संध्या की जो तुलना है वो सुंदर नारी से की है, 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए हैं, 53वें नंबर का जो सवाल है कि पुरस्कार कहानी की नायिका, ये जो है पार्ट हटा दिया गया है। पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा था? तो राजा से इन्होंने जो मांगा था वो प्राण दंड मांगा था। क्या मांगा था? प्राण दंड मांगा था। अगला है कि बड़े घर की बेटी कहानी, ये पार्ट भी हटा दिया गया है। बचाने वाला कौन है? तो बड़े घर की बेटी जो है वो यहाँ पे आनंदी है, 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एटम बम कहानी के रचनाकार कौन है? तो एटम बम कहानी के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। अगला है धरती धोरारी कविता में राजस्थान की धरती की तुलना किससे की गई है? धरती धोरारी में जो है वो इसकी तुलना की गई है स्वर्ग से, कि तो सुर्गा ने शर्मावे, स्वर्ग को भी शर्मा देती है। दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का क्या नाम है? दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का नाम है साये में धूप, ऑप्शन 1 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि ताही अहीर की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, कृष्ण गोपियों के इशारे पर नाचते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? कारण है इसका कि गोपियों का जो निश्चल प्रेम है वो इसका प्रमुख कारण रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर जो रहेगा कौन सा है अभी? सवाल नंबर है कि अग्नि की उड़ान 59 59वां सवाल है कि अग्नि की उड़ान किस गद्य विधा की रचना है? तो ये है आत्मकथात्मक। अग्नि की उड़ान आत्मकथात्मक है, एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला है हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? हार की जीत जो कहानी है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की है। ये लगभग सवाल यहाँ पर बुक्स से आए हैं। मित्रता पाठ के आधार पर बताइए कि व्यक्ति जीवन में मित्रता की धुन कब सवार होती है? तो मित्रता की जो धुन है वो होती है छात्रावस्था में, ऑप्शन 3 नंबर हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निर्वासित कहानी के रचयिता कौन है? तो निर्वासित कहानी की जो रचयिता है वो है सूर्यबाला। कौन है? ऑप्शन 1 नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भोर का तारा एकांकी का कथानक किसके शासन से संबंधित है? भोर का तारा तो ये है स्कंदगुप्त से संबंधित, 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने किस छद्म अवशेष में देश छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते बर्लिन वो पहुंचे थे? तो वो थे मौलवी के वेश में, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला हमारा जो सवाल रहेगा सवाल नंबर 65 है कि पेशोला की प्रतिध्वनि में वर्णित झील किस शहर की है? तो यहाँ पे थोड़े ये सवाल बुक्स से ही हैं जो वर्तमान में हटा दिए गए हैं सारे पार्ट। तो यहाँ पे उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 30 कोटि संतान नग्नतन अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो ये किससे ली गई है? ये ली गई है भारत माता से। सूर्य जो है सुमित्रानंदन पंत की ये रचना मानी जाती है। सवाल नंबर 67 है कि पंतकृत भारत माता कविता में भारत भूमि के लिए इनमें से कौन सा विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो वो है सतत विलासिनी। अगला है कि किरण धेनुए कविता के अनुसार किरण रूपी गायों का समूह है क्या चरता है? तो क्या चरता है भाई? तो वो चरता है अंधकार को, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बाबू गुलाब राय के अनुसार भारतीय संस्कृति का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? तो वो है भौतिकवादी विचारधारा।